हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर राइस में। और हमारा लेक्चर नंबर 7 है। शुरू के 6 लेक्चर में हमने फिस्कल सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि हमारे जो पूरा जो 8 लेक्चर्स आने वाले हैं, इसमें शुरू के 6 लेक्चर फिस्कल सिस्टम के लिए रहेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि बजटिंग इज एक्चुअली कंबाइंड विद फिजिकल सिस्टम, इसलिए दोनों को मिला के पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आखिरी के जो लेक्चर होंगे, ठीक है, बजटिंग के ऊपर, मतलब ये जो आप ये आखिरी के 2 लेक्चर दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको पिछले 2 बजट्स थे उनका की हाईलाइट बताऊंगा, क्या क्या मेजर चेंजेस आए। मैं ये नहीं बताऊंगा किसका कितना अलॉट किया, ये किया वो, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। ठीक है, अपना बिजनेस सिर्फ ये है कि हमें मतलब क्या क्या मेजर चीजें 2 बजट से मिली। साथ ही साथ फिर उसमें मर्जर ऑफ रियल बजट भी इसी लेक्चर बताऊंगा। फिर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ इतना सा बजट बता रहा हूं, मतलब हमने सुना बजट की बहुत इंपॉर्टेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। देखिए, बजट के बारे में सिर्फ इतना सा इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जो मेजर चेंजेस आए, लाइक प्लान और नॉन प्लान कैंसिल हो गया, मर्जर हो गया रेल बजट का, और जो बजट को फर्स्ट ऑफ फैब से रिप्रेजेंट करने लगे, ये 3 मेजर चेंजेस पिछले बजट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर बाकी जो बजटिंग की बात होती है, देखिए क्या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, क्या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, हमारे हिसाब से सिर्फ वो नया बजट काम का होता है। मतलब अगर हम पुराने बजट पढ़ने लगे तो फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना। अभी जो नया बजट आएगा उसके एनालिसिस में आप देख ही लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है, तो उसके लिए लेकिन आपको ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए। इसमें जेंडर बजटिंग की बात की जाएगी, लाइन टाइम आइटम बजट की बात की जाएगी, परफॉर्मेंस बजट की बात की जाएगी, आउटकम बजट की बात की जाएगी। तो ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो मेजरली इंपॉर्टेंस रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में, वो इकोनॉमिक सर्वे की रहती है इंस्टेड ऑफ बजट। बजट की भी रहती है लेकिन मेजर इंपॉर्टेंस सर्वे की रहती है, तो आप फोकस मैक्सिमम अपना सर्वे में रखिएगा इंस्टेड ऑफ बजट। फाइन, लेकिन ऐसा नहीं कि बजट नहीं पढ़ना, वो भी पढ़ना है। So without any wasting time, without wasting of our time, we will start with major highlights of budgeting, like पिछले 2 बजट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें रहे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हमें बजट में मिलती है वो तो ये है कि रेल बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ। ठीक है, तो आपने बहुत सुना होगा, और मे भी आप में से कई लोग जानना भी चाहते होंगे क्यों मर्ज किया गया, या आप लोगों को पता नहीं चला होगा ढंग से कि क्यों मर्ज किया गया। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यों मर्ज किया गया था। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये कि आपने सुना कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कैंसिल कर दिया गया, मतलब बोला गया कि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा नॉन और प्लान वाला। ठीक है, प्लान और नॉन प्लान वाला से कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि मैं प्लान और नॉन प्लान अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, और ऊपर से आपको यहाँ पर समझने भी थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, इसलिए अलग से एक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें प्लान और नॉन प्लान बहुत ही डिटेल में समझाने वाला, तो वहां पर समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसे कैंसिल कैसे किया गया, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने, आपने मतलब से कुछ सुना तो नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग जब बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को हटा के, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जारी की गई थी ना कि प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्लान और नॉन प्लान कैसे था, देखिए सबसे पहले तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब एनडीए गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, उसने जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटा दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्लान और नॉन प्लान वाली चीज तो खत्म हो गई थी। और वैसे भी फाइनेंस कमीशन ने बोला था आपको अलग से कुछ मतलब प्रोसीजर या अमेंडमेंट आने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे 31 मार्च को हमारा 12th 5 ईयर प्लान खत्म होगा, तो मतलब प्लानिंग इन इंडिया खत्म हो गई। अब कोई नई सिस्टम लाना, जब फॉर एग्जांपल जब शुरू में नेहरू जी ने चालू किया था ये प्लानिंग सिस्टम वाला, तो सिर्फ 12th 5 ईयर प्लान तक का बनाया गया था कि 12th 5 ईयर प्लान तक ये टारगेट्स होंगे। ठीक है, मतलब अलग से हर 5 साल में टारगेट बनाए जाते हैं, लेकिन 12 5 ईयर का, दैट मीन 12 5 ईयर का प्लान का टारगेट था हमारा। लेकिन जैसे ही 31 मार्च और 2017 को ये 12 5 ईयर प्लान खत्म हुए, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस कमीशन ने बोला था ये प्लान और नॉन प्लान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और आपने प्लान का प्लानिंग कमीशन तो अबेंडन कर ही दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर खत्म हुआ। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी समझने में दिक्कत है तो बस इसलिए कि आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता था। अगर डिफरेंस नहीं पता तो मैं वैसे भी आगे लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। जस्ट बिकॉज आई वांट कि थोड़ा बहुत तो बता दूं, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी कि कैसे कंप्लीट किया गया, ठीक है, कैसे खत्म किया गया। और फिर तीसरी जो अच्छी मेजर हाईलाइट थी पिछले 2 बजट्स में, वो ये कि अब जो बजट सबसे पहले क्या किया जाता था कि लास्ट वर्किंग डे, मतलब जो फेब का लास्ट वर्किंग डे रहता था, वहां पर उस टाइम पे पास किया जाता था। लेकिन अब से सिर्फ मतलब फैब के फर्स्ट वर्किंग डे पे हमारा बजट पास किया जाता है। और वर्किंग डे मेंशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ऑफ फैब मेंशन कर देते हैं, और मान लीजिए फर्स्ट ऑफ फैब को संडे हो गया, तो ठीक है, तो उस टाइम पे तो पार्लियामेंट बंद रहेगा ना, तो इसलिए मतलब फर्स्ट वर्किंग डे ये लिखेंगे आप, ठीक है, और लास्ट वर्किंग डे लिखेंगे फैब का। तो अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए आपको पता होगा इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब जब आप ये फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं, तो आप सोचिए जब फैब के एंड में बजट आएगा, ठीक है, सिर्फ फैब के एंड में आपको बजट प्रेजेंट किया जाएगा। अब उसे पास होने में कितना टाइम लगता था, अप्रोक्सीमेटली 2 महीना। मतलब मई में वो बजट पास होता था, ठीक है, मई मंथ में वो बजट पास होता था। अब देखिए अपना फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल में पास हो गया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में चालू हो गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी
कि अभी जो मिनिस्ट्रीज है जिनको टाइम पे पैसा नहीं मिल पाता था, तब पैसे की जरूरत तो पड़ती थी ना। और आप सब जानते हैं जब तक बजट पास नहीं होगा, जब तक इंडियन गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपए भी नहीं निकाल सकती है। तो उसके लिए फिर क्या करते थे, एक अलग से दैट मीन्स वोट ऑन अकाउंट वाला मोशन होता था, और उसके बेसिस पे मतलब 1-2 महीने के लिए मतलब पैसे निकाल लिया करते थे मिनिस्ट्री जितनी भी रहती थी। लेकिन वो आप समझ सकते हैं वो टेम्पररी पैसा रहता था, कुछ टाइम के लिए बस। मेजरली जो पैसा था कंज्यूम हो जाता था, उसका कोई नीचे तक इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता था। और ऊपर से एक चीज आपने और देखी थी, आपके यहाँ जो रोड्स बनना चालू होती थी वो जनवरी दैट मीन जुलाई के आसपास बनना चालू होती थी, जब बारिश होती थी। ठीक है, मई जुलाई पे चालू होती थी। वो क्यों मई जुलाई में चालू हुई थी? जस्ट बिकॉज की मिनिस्ट्रीज को पैसा भी लेट मिलता था, तो वो लोग अपने काम भी लेट चालू करते थे। और आप बोलते थे कि देखो कैसी मिनिस्ट्रीज है, जानबूझ के बारिश के टाइम पे रोड बनाती है कि रोड टूट जाए फिर उन्हें और पैसा मिले। ठीक है, ये सब लोग क्लेम करते थे। तो ये सब इसी की वजह से होता था। फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 1 फैब को हम दैट मीन्स नॉट 1 फैब, दैट मीन्स फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब को हम रिलीज करेंगे अपना बजट, और वो अप्रोक्सीमेटली मार्च के एंड तक पास हो जाएगा, और 1 अप्रैल को सारी मिनिस्ट्री को पैसा मिल जाएगा और रियल में काम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने यहाँ पर दो चीजें हाई दैट मीन्स डिस्कस कर ली है बजट की, पहला ये और दूसरा ये। दैट मीन्स पहला जो डेट बढ़ाई गई और दूसरा प्लान और नॉन प्लान खत्म किया गया उस पर। ठीक है, अब तीसरी चीज हम रेल बजट को क्यों मर्ज किया गया जनरल बजट के साथ, वो जानने की कोशिश करेंगे। पूरा हिस्ट्री तो जानेंगे, मतलब पहले क्या था ब्रिटिश के टाइम पे, फिर क्यों इंडियन दैट मीन्स पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट में क्यों मतलब हमारे नेताओं ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। तो देखिए 1924 से पहले, ठीक है, 1924 से पहले मतलब जनरल बजट और रेल बजट में कोई डिफरेंस नहीं था। मतलब पहले जो 1924 जो इंडियन गवर्नमेंट थी, आप सब आपने सब सभी ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, वो काउंसिल, ठीक है, काउंसिल एंट्री, उसी टाइम पे स्वराजिस्ट एंट्री, तो उसी टाइम पे बजट तो पास होता था। तो उस टाइम पे सेपरेट बजट नहीं होता था, सिंगल बजट आता था, जनरल बजट। ठीक है, जनरल बजट चलता था उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट है, आप सब जानते हैं कि हमारे नेशनलिस्ट जो उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, जब ये दोनों स्वराजिस्ट पार्टी के अंदर घुसे, तो उन्होंने डिमांड की कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में। उन्होंने बोला कि ये जो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्लेम करती थी कि देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा सा बजट दिखाती थी इस तरह का, ठीक है, उसमें एट दी एंड वो लोग टोटल प्राइस दिखाते कि हम टोटल प्राइस ये एक्स रुपीस खर्च कर रहे हैं और ये आपकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ऐसा इंडियन पीपल को दिखाती थी। लेकिन नेशनलिस्ट बोलते थे कि नहीं, आपका मेजर जो पैसा है वो एजुकेशन और हेल्थ में खर्च नहीं होता, आपका जो मेजर पैसा है वो रेलवे में कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब रेलवे में खर्च होता है, ना कि एजुकेशन और हेल्थ में खर्च होता है। तो उसके लिए फिर हमारे जो नेशनलिस्ट है उन्होंने डिमांड करना चालू की ये गलत है, ये गलत है। फिर फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स में आके कमेटी बनानी पड़ी, जिसका नाम था सर विलियम ऑर्थ कमेटी। ठीक है, अब इस कमेटी ने दिखा दिया कि हाँ रेल बजट अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे 98% के आसपास, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ऑफिशियल डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली 89% ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेटा बताया था 89% ऑफिशियल डेटा, मतलब 89% जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बजट में सिर्फ और सिर्फ रेलवे को दिया जाता था। क्यों रेलवे को दिया जाता था, ऐसे क्या रीजन थे कि उस टाइम पे रेलवे की इतनी इंपॉर्टेंस थी? जस्ट बिकॉज कि देखिए आप सब जानते हैं कि जो इंडिया थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, और यहाँ पर इंडिया जो ब्रिटेन का बहुत बड़ा मार्केट भी था जो उनके फॉरेन गुड्स थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि अब वो लोग, अब उन्हें यहाँ पर रेलवे की जरूरत थी, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई रिवॉल्ट हो तो लगातार जल्दी से सेना इधर से उधर मोबिलाइज कर सके, और अगर मान लीजिए इंग्लैंड में कोई पैसों की जरूरत है या फिर रिसोर्स की जरूरत है जल्दी से भेज सके, ठीक है, इन सबकी जरूरत पड़ती थी। तब उसके लिए क्या करते थे कि ये लोग सिर्फ वही वही रेलवे लगाते थे जहां पर इन लोग को जरूरत रहती थी। और ऊपर से वहां के जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट को बोला गया था कि आप अगर इंडिया में रेलवे मिलाओगे तो आपको फिक्स्ड 5% मिलेंगे। ठीक है, ये आपको विपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी में भी लिखा, फिक्स्ड 5% मिलेंगे। अब ये फिक्स्ड 5% क्यों मिलेंगे, मतलब कि फिक्स्ड 5% का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी इंडियन का कोई रिवॉल्ट हुआ और उसमें अगर आपकी रेल जला भी दी गई तो आपको 5% फिक्स है कि आपके जो भी पैसे वो मिल जाएंगे, साथ ही साथ 5% इंटरेस्ट भी मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ पर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब जो कैपिटलिस्ट थे ब्रिटेन के यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी बिफोर इंडिपेंडेंस की स्टोरी। लेकिन फिर जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है, आप सब जानते हैं 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा कि जनरल बजट और रेल बजट को अलग कर दिया जाए, मतलब दैट मीन सेम ही कर दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे जो डेटा आया वो ये था कि 6% हायर था उस टाइम पे भी रेल बजट जनरल बजट से। मतलब एकदम से इम्पैक्ट थोड़ी ना खत्म हो जाएगा ब्रिटेन का, मतलब अभी भी 6% हायर था रेल बजट एज कम्पेयर टू जनरल बजट। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेट मी गिव अ सेकेंड, या फिर उसके बाद क्या होता है कि लेकिन फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, जैसे जो रेलवे था पहले उसका कंट्रीब्यूशन 89% था, ठीक है, जो मैंने ऑफिशियल डेटा बोला, जो इंडियन गवर्नमेंट ने दैट मीन्स ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया था। फिर उसके अकॉर्डिंगली
जो बाकी सेक्टर थे वो भी डेवलप करना चालू कर गए। फॉर एग्जांपल एविएशन सेक्टर, मतलब जो एयर सेक्टर था वो डेवलप कर गया और वो अप्रोक्सीमेटली 30% कंट्रीब्यूट करने लगा ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हमारे जो रोडवे सेक्टर थे वो भी बहुत ज्यादा डेवलप कर गए, 65% कंट्रीब्यूट करने लगा। और ऊपर से जो रेलवे थी वो डोर टू डोर सर्विस नहीं देती थी, लेकिन जो हमारी रोड, मतलब जो आप बाइक्स में जाते हैं या फिर किसी बसेस में जाते हैं, सो दैट मीन्स तो वहां पर डोर टू डोर सर्विस भी मिलना चालू हो गई। अभी नहीं मिलती, लेकिन पहले थी। ठीक है, इसके बाद ऑयल एंड गैस। पहले थी मतलब बाइक, ठीक है, मैं मतलब खुद के पर्सनल व्हीकल बोल रहा हूँ। आप खुद की पर्सनल रेल तो नहीं रख सकते ना, ठीक है, इट इज श्योर ना कि आप ट्रेन नहीं रखेंगे। और ऊपर से उबेर, ओला, ये सब तो आपको डोर टू डोर सर्विस देते हैं ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी वो आप मत समझिए। ठीक है, इसके बाद ऑयल एंड गैस। ठीक है, ऑयल एंड गैस में बहुत बड़ा शेयर था हमारे रेलवे का, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। लेकिन इसको भी बहुत ही टफ रेजिस्टेंस मिला पाइपलाइन वाले सिस्टम से। आप सब जानते हैं आजकल पाइपलाइन के थ्रू गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो यहाँ पर भी इसको टफ रेजिस्टेंस मिला। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, मतलब मेजर रीजन क्या था, ये सब तो ठीक था, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग बजट भी प्रेजेंट करो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये था पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट का। देखिए क्या था कि आप सब जानते हैं कि 1990s के बाद से हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बनती थी, कोलिजन गवर्नमेंट बनती थी। इसके बाद कोई मतलब ऐसी पावरफुल गवर्नमेंट नहीं आई थी, दैट मीन्स फुल मेजोरिटी के साथ। तो उस टाइम पे जो रेल बजट आप सब जानते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अलग से प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में आके, तो एक प्राइड की बात है। तो इन द सेम वे ये मैटर ऑफ प्राइड बन गया। मतलब आप एक रेल बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उस टाइम पे पूरा देश देख रहा है, भले आप कहीं के भी हो, तो काफी बड़ा मैटर ऑफ प्राइड बनने लगा। इसके बाद ये जो आप अगर 1990s के बाद देखेंगे, शायद तक ही किसी सेंट्रल मिनिस्टर को ये मतलब ये पोर्टफोलियो दिया गया हो। ये हर बार पोर्टफोलियो मतलब रीजनल पार्टीज को दिया जाता था। रीजनल पार्टीज एक अलग बड़ा नेगोशिएशन टेबल बन जाता था कि अगर आप हमें रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट दोगे उसके बाद ही हम आपको मतलब सपोर्ट करेंगे। और फिर ऊपर से ये इसलिए ऐसा करते थे जस्ट बिकॉज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे ये लोग अपने वोटर्स को प्रॉमिस करते थे कि हम आपको बहुत सारी दैट मीन्स जॉब देंगे, ठीक है, हायर करेंगे रेलवे में। तो और ऊपर से साथ ही साथ ये भी अपीज किया करते थे कि अगर यहाँ पर रेल नहीं तो हम आपके लिए रेल बनवा देंगे अगर हम अभी इलेक्शन में आएंगे। तो मतलब अपीजमेंट चालू कर दिया, रेलवे का मतलब गलत यूज करना चालू कर दिया। जहां पर रेलवे की जरूरत नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल कितनी ऐसी जगह जहां पर 4-4 ट्रेन पहले से चलती थी, लेकिन उन लोगों को अपीज करने के लिए वहां पर 2-2 ट्रेन और चलाने लगी। ये तो मतलब गलत था ना, आप मानते हैं। और ऊपर से आप जो हायर कर रहे थे वर्कर्स को, उनकी तो जरूरत ही नहीं थी, आप समझ जानते हैं, मतलब वर्कर की जरूरत नहीं थी, फिर आप सैलरी कहां से देते थे? सैलरी आप इनकी अलग से बैंक से लोन लो की सैलरी दिया जाता था। और ऊपर से जब आपने इतनी सारी ट्रेन चला दी और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप ही नहीं किया, ठीक है, आप रेलवे मिनिस्टर बन गए, आपने लोगों को वोट मतलब दैट मीन्स ट्रेन चलवा दी, सैलरीज देना चालू कर दी जो जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ आपने जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया। पटरी मतलब कितने टाइम तो रेनोवेशन ही नहीं होता था उनका रेनोवेशन इसलिए नहीं होता था जस्ट बिकॉज की लगातार उसमें ट्रेन आती रहती थी, और जैसे ट्रेन आती रहती थी तो उसमें कोई काम ही नहीं हो पाता था। और इसी वजह से कई बार जो पिछले कुछ एक्सीडेंट देखने को मिले वो भी हमें इसी वजह से देखने को मिले थे, ठीक है, कि पटरी की कंडीशन बहुत बेकार थी। तो अब इसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, ये तो बहुत ही बेकार चीज है, मतलब ये तो मतलब पूरी इकोनॉमी को ही खराब कर रहा है। कैसे इकोनॉमी को खराब कर रहा है? क्योंकि रूट, जहां पर रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं थे वहां पर मोर कॉस्टलियर हो गए, बिकॉज आपको वहां पर कोल यूज करना पड़ता। और ऊपर से जो अपने आप जानते हैं वो जो मालगाड़ी होती है, फ्राइट सर्विसेज होती है, उसमें जो भी पैसा अर्न करती थी गवर्नमेंट, वो पूरा पूरा पैसा लगा दिया करती थी पैसेंजर सर्विस में। मतलब फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी देती थी। मान लो अगर वहां से गवर्नमेंट ने 50 रुपए कमाए तो यहाँ पर 50 रुपए की सब्सिडी दे दिया करती थी पैसेंजर सर्विस। जैसे कि आपको टिकट 100 रुपए की मिलती है, वो एक्चुअली में 150 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको 50 रुपए की सब्सिडी देती है उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 50 रुपए की सब्सिडी देती है। तो इस तरीके का चलने लगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये, गवर्नमेंट ने एक अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि एट प्रेजेंट रेलवे का कॉन्ट्रीब्यूशन 6% से भी कम है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, और एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 14% है, और बाकी सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 20%, 30% है। तो उन सब के लिए तो हम अलग से सेपरेट बजट नहीं लाते ना, तो फिर रेलवे के लिए भी क्यों लाए? ऊपर से आप सब जानते हैं मेन तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट को खत्म करना था, इसलिए इस बार पावरफुल पार्टी थी तो गवर्नमेंट से चलो यार इसे खत्म करो, नहीं तो आगे अगर हमारी कभी कोलिजन गवर्नमेंट आएगी तो हमें भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऊपर से रेलवे लगातार घाटे में जा ही रहा था। फिर फाइनली एट द एंड विवेक देबरॉय कमेटी ने रिकमेंड किया और रेल बजट को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ? जनरल बजट के साथ। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मेजर हाईलाइट देखे बजट के, 3 चीजें डिस्कस की, रेल बजट के बारे में, और फिर इसके बाद बजट को शुरू में क्यों लाया गया, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि प्लान और नॉन एक्सपेंडिचर को कैसे खत्म किया गया। लेकिन मेजर जो इसका पार्ट है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, वो हम पढ़ेंगे कब? जब हम प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7 और आई विल रिक्वेस्ट यू टू आप लेक्चर नंबर 6 तक देखें, बिकॉज फिस्कल सिस्टम उसमें बहुत डिटेल में कवर किया है, आप टॉपिक्स देख ही सकते हैं। और इसके लिए नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी हैं जो मैंने बहुत डिटेल में माइन्यूट में कवर किया। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर
we will discuss all these 4 topics, and this will be a very short lecture just because I don't want to take your all of the time. ठीक है, so thank you and I will meet in next lecture.